हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट 2 लेक्चर्स हमने बायोमोलिक्यूल के कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में ओवरव्यू लिया था जिसमें हमने देखा था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सेकेंड लेक्चर में हमने अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं, और इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है। तो 3 बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया था, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ आर ग्रुप, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर ग्रुप एंड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। थर्ड जो पढ़ा था हमने, उसका फंक्शन पढ़ा था। ये सब चीजें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स में। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आता है प्रोटीन का, तो क्योंकि हमने अमाइनो एसिड जब पढ़ रहे थे हम, तब हमने इसके फंक्शन में देखा था कि ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के। किस तरह से, तो हमारा जो प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप्स के? 20 डिफरेंट टाइप्स के 20 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, जो कि हमको प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मिलते हैं। अब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं अपना, ये भी अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड जुड़ा, फिर अमाइनो एसिड जुड़ा, फिर और जुड़ा, फिर और जुड़ा, और इससे अल्टीमेटली हमारा कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोटीन, यहाँ पे कोई प्रोटीन ले लेते हैं हम, केराटिन। तो इस तरह से अमाइनो एसिड जुड़ते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। 20 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं, जो हमको प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मिलते हैं। सो प्रोटीन होता क्या है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इस पूरी क्लास में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और आगे इसके 3 तरह के हमको स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और कौन से स्ट्रक्चर में ये फंक्शनली एक्टिव होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन जैसे कि मैंने बताया, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और क्या बनाते हैं, हेट्रोपॉलीमर बनाते हैं, और उस हेट्रोपॉलीमर को हम नाम दे देते हैं प्रोटीन। सो प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर क्यों है? क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, सेम टाइप के अमाइनो एसिड नहीं है, डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। दूसरा, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। ये हमारे क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। अब क्या है कि ये जो हमारे अमाइनो एसिड जुड़े, इन्होंने पेप्टाइड्स बना लिए इस तरह से, मतलब लॉन्ग स्ट्रैंड्स बना ली, इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स थे। अब इन सारे लॉन्ग स्ट्रैंड्स, ये जो पॉलीपेप्टाइड्स थे, ये सारे क्या थे, पेप्टाइड्स थे। अब क्योंकि ये बहुत सारे हैं, इसलिए हमने नाम दे दिए पॉली। ठीक है, अमाइनो एसिड जुड़े और इस तरह से चेन्स बना ली, पेप्टाइड्स बना लिए। पेप्टाइड्स, जब बहुत सारे पेप्टाइड्स को मैं जोड़ दूंगी और इस तरह का कुछ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको मैं बोल दूंगी प्रोटीन। और ये कहां से आया है, पेप्टाइड से। बहुत सारे पेप्टाइड जुड़े तो क्या बन गया, मेरा प्रोटीन बन गया। इसलिए मैं इसको पॉलीपेप्टाइड भी कह सकती हूँ। पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे पेप्टाइड्स। पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, बहुत सारे पेप्टाइड्स जब जुड़ेंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन में, तो ये क्या बना लेंगे, मेरा प्रोटीन बना लेंगे। और प्रोटीन का दूसरा ही नाम क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। सो प्रोटीन इज अ, प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर होता है इनका। एम्फोटेरिक, जैसे कि हमने अमाइनो एसिड में ही पढ़ा था, अमाइनो एसिड में हमको एक न्यूट्रल पीएच पे ज़्यूटर आयन की फॉर्म में मिल रहा है। ज़्यूटर आयन हमने डिस्कस किया था। ज़्यूटर आयन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है, एक ही टाइम पर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। तो उस आयन को मैं बोलती हूँ ज़्यूटर आयन। और इसकी वजह से, क्योंकि अमाइनो एसिड के ऊपर क्या है,
अमाइनो एसिड का जो नेचर है वो यहाँ पर कैसे दिख रहा है, एम्फोटेरिक दिख रहा है। तो इससे जो प्रोटीन बनेगा वो भी कैसा होगा मेरा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक होता है और अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन भी ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटीन भी यहाँ पर कैसा नेचर रखता है, एम्फोटेरिक नेचर रखता है। फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो एनिमल में मिलता है, सारे एनिमल किंगडम में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट होता है हमको जो एनिमल किंगडम में मिलता है। दूसरा, अगर बायोस्फीयर की बात करें, पूरे बायोस्फीयर में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो अबंडेंटली मिल रहा है, वो है टोबैको। फुल फॉर्म हम पढ़ते हैं इसकी, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। फिर आता है कि प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट। अब किसी भी सेल की मैं बात करूं, किसी भी सेल में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है मेरा, प्रोटीन होता है। क्योंकि यहाँ पर इसमें इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर जो भी इंटरनल मूवमेंट हो रहा है, एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में जो मूवमेंट करवाया जा रहा है वो भी प्रोटीन करवा रहा है। तो ये सारी एक्टिविटी सेल के अंदर सारी एक्टिविटी प्रोटीन कर रहा है। इस वजह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है सेल को, और इस वजह से हमको ये मिलता है कि सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंटली प्रोटीन मिलता है एज अ ऑर्गेनिक मैटर। तो अब आते हैं हमारे कुछ प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस। ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें एक टेबल दी हुई है, उसी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रोटीन होता है कोलेजन। अब सेल जो होता है, यह सेल के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस की फॉर्म में हमारा कोलेजन प्रोटीन मिलता है। दूसरा है हमारा ट्रिप्सिन। तो ये जो ट्रिप्सिन प्रोटीन है ये क्या है, हम डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। डाइजेशन वाले चैप्टर में क्या है कि इस तरह से स्टमक में फूड जाता है, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में जाता है। सो इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन करवाना होता है प्रोटीन का, तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए यहाँ पर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ट्रिप्सिन क्या है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम की तरह काम करता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर आता है इंसुलिन। दूसरा प्रोटीन है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन कैसा है, इंसुलिन एक हार्मोन है। हार्मोन क्या होता है आपके, हार्मोन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपकी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है बॉडी की उसको मेंटेन करके रखता है। ये हम एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। ये क्या करता है, ये वाला हार्मोन जो है इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। एंटीबॉडी, कुछ प्रोटीन है जो एंटीबॉडी की तरह काम करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन कौन से होते हैं, जो कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करता है जो कि इंफेक्शन कॉज कर सकता है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। तो ये एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। रिसेप्टर क्या होता है, एंटीबॉडी का देखते हैं सबसे पहले। ये जो एंटीबॉडी है ये है हमारी एंटीबॉडी। अभी ये आराम से बैठी हुई थी, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आया, फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया आ गया, इन केस ये बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी में किसी तरह से एंटर कर गया, तो हमारी एंटीबॉडी क्या करेगी, हमारी एंटीबॉडी इसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं एंटीजन। हमारी एंटीबॉडी इसको पहचानेगी, इसके एंटीजन को पहचानेगी, और अगर ये पुराना कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो पहले भी हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है तो एकदम से ये रिस्पॉन्स देगी। और अगर ये पुराना नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल ये कोई नया बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में एंटर किया है पहली बार, तो क्या करेगी, रिस्पॉन्स तो थोड़ा लेट आएगा, पहचानने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर
जैसे ही इसको खत्म कर दिया जाएगा, इस बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाएगा, वैसे ही यहाँ पर कुछ मेमोरी सेल्स बना देगा। ये वाली जो एंटीबॉडी वाला सेल है, ये बहुत सारे मेमोरी सेल बना देगा। और मेमोरी के लिए ये जैसे ही बैक्टीरिया सेकेंड एनकाउंटर करेगा, मतलब सेकेंड टाइम आएगा हमारी बॉडी में, तो ये सारे मेमोरी सेल्स इसको जल्दी पहचान लेंगे और जल्दी इसको खत्म कर देंगे। तो ये काम होता है हमारा एंटीबॉडी का। नेक्स्ट, प्रोटीन हमारा रिसेप्टर की तरह भी काम करता है। अब क्या होता है, जैसे कि हम हार्मोन की बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा कोई सेल है और सेल के सरफेस पे रिसेप्टर लगे हैं। अब हमको पता है इंसुलिन हमारा कहाँ काम करता है, इंसुलिन हमारा लिवर सेल्स पे काम करता है। लिवर सेल पे जाता है और लिवर को बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को अपटेक करके उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो, उसको स्टोर कर दो, ताकि ब्लड से ग्लूकोज का लेवल कम हो सके। तो ये थे हमारे ब्लड वेसल्स। यहाँ पे आया इंसुलिन, और इंसुलिन जैसे ही लिवर के सेल्स के पास आएगा तो लिवर के सेल पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे इंसुलिन के। रिसेप्टर क्या होते हैं, इस तरह से बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है जो कि सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिसेप्टर क्या है, ये यही रिसेप्टर है, ऐसी बाइंडिंग साइट जहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर जो पार्टिकल्स हैं आके बाइंड करेंगे और सेल में सेकेंडरी मैसेंजर की तरह सेकेंडरी मैसेज प्रोड्यूस करेंगे और यहां से इफेक्ट आएगा। तो ये काम होता है हमारा रिसेप्टर का, कि बाहर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको कनेक्ट करता है सेल के अंदर की एक्टिविटी से। फिर आता है हमारा ग्लूट4। तो ये हमारा चैनल की तरह भी काम करता है। अब चैनल क्या होता है, जैसे कि मैंने भी बोला कि लिवर सेल में क्या करवाना है मेरे को, लिवर सेल में ग्लूकोज का अपटेक करवाना है, ग्लूकोज को टेकअप करवाना है। ये लिवर का सेल है, मैं चाहती हूं कि ग्लूकोज अंदर चला जाए। तो अंदर जाने के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ग्लूकोज का चैनल प्रेजेंट होना चाहिए, जहां से ये इजीली मूव कर जाए बाहर से सेल के अंदर। तो ग्लूट4 क्या है, ग्लूट4 हमारा क्या है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चैनल होता है जो कि सेल्स पे प्रेजेंट होता है। इसमें एक एग्जांपल और है ग्लूट5 का। ग्लूट5 जो ट्रांसपोर्टर है या जो भी चैनल है, वो हमको मिलता है इंटेस्टाइन की सेल्स पे, इंटेस्टाइन के सेल्स पे, और ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रक्टोज को। याद रखना, बाकी सारे जो ग्लूट के चैनल्स हैं वो हमारे ग्लूकोज के लिए हैं और ये किसके लिए है, ओनली ग्लूट5 इज फॉर फ्रक्टोज। उसके अलावा भी प्रोटीन हमारे बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर की तरह भी काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह भी काम करते हैं। पंप्स की तरह भी काम करते हैं, जिससे आयंस वगैरह का ट्रांसपोर्ट एंटीपोर्ट करवाया जाता है। और जो हमारा सीलिया फ्लैजेला, ये भी हमारे प्रोटीन्स के बने होते हैं। सो ये आ जाते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स। इतने सारे टाइप के प्रोटीन्स, ये सिर्फ एक छोटी सी टेबल है, बहुत डिफरेंट टाइप के हमारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हेयर्स में हमारा प्रोटीन है, हेयर्स में कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन, हेयर्स में और नील्स में। ठीक है, तो ये हमारी आ जाती है पूरी टेबल, जिसमें कुछ प्रोटीन हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस किया है, उनके फंक्शंस कैसे होते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन और प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अभी हमने देखा कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन हमको मोस्ट अबंडेंटली मिलता है हमारे सेल के जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें मोस्ट अबंडेंटली हमको प्रोटीन मिलता है। फिर हमने कुछ प्रोटीन की टेबल थी जिसमें हमने कुछ प्रोटीन के एग्जांपल्स थे और उनके फंक्शंस को डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर को। सबसे
जो मेन पार्ट है प्रोटीन के, ये जो टॉपिक है प्रोटीन वाले टॉपिक का सबसे मेन पार्ट है हमारा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, स्ट्रक्चर, और फोर्थ है हमारा क्वाटरनरी। स्ट्रक्चर। तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, बिल्कुल लीनियर सीक्वेंस में हमारे अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं। उस लीनियर सीक्वेंस को ही हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसके बारे में भी पढ़ेंगे और डिटेल में, फिलहाल हम फ्लो चार्ट से देख रहे हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड वन इज बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स मतलब हेलिक्स इस तरह का, वो राइट हैंडेड हो सकता है या लेफ्ट हैंडेड हो सकता है। ये होता है मेरा लीनियर स्ट्रक्चर, जहां पर मेरे अमाइनो एसिड्स एक लीनियर फैशन में, एक लीनियर सीक्वेंस में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। फिर आता है अल्फा हेलिक्स, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दो टाइप्स थे, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड दो तरह का होगा, या तो वो पैरेलल होगा या फिर वो एंटी पैरेलल होगा। फिर आता है मेरा टर्शरी स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह से ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर, मतलब आपस में कुछ मोटिव्स, कुछ डोमेन्स में प्रोटीन खुद को क्या कर रहा है, इस तरह से फोल्ड कर रहा है। यह आ जाता है मेरा टर्शरी स्ट्रक्चर में। अब इन सारे स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जाम्पल एक टर्शरी स्ट्रक्चर, दो टर्शरी स्ट्रक्चर, तीन टर्शरी स्ट्रक्चर, इन तीनों ने मिलके जो एक ग्लोबुलर प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर चार स्ट्रक्चर है प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, जिसमें से प्राइमरी वाला क्या था, जिसमें हम लीनियर सीक्वेंस देखेंगे सिर्फ अमाइनो एसिड्स का। सेकेंडरी वाले में हम हमारे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो दो तरह के हैं, अल्फा हेलिक्स होगा या फिर बीटा प्लेटेड होगा। अल्फा हेलिक्स है तो वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। बीटा प्लेटेड है तो इसकी भी दो टाइप्स हैं, क्या वो पैरेलल है, मतलब जो शीट्स हैं, जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, क्या वो पैरेलल है एक दूसरे के या फिर वो एंटी पैरेलल है। और टर्शरी, जब प्रोटीन आपस में इंडिपेंडेंटली फोल्ड होता है, यहाँ पर डोमेन्स और मोटिव बनाता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी का देख लिया हमने कि बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर, बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब आपस में ज्वाइन होते हैं और एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये क्या है, ग्लोबुलर से स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को। तो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जो हमने बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे देखा था, उसको स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें अमाइनो एसिड्स को देखेंगे हम कि अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहला अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा। मेरे को इतना छोटा सा ये प्रोटीन था, इस प्रोटीन का मेरे को अमाइनो एसिड का सीक्वेंस निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या देखूंगी, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल पहला अमाइनो एसिड एलेनिन है, दूसरा वेलिन है, तीसरा
तीसरा ग्लूटामाइन है, और फॉर एग्जांपल फोर्थ वाला मेरा सीरीन है। ठीक है, तो जब भी मेरे को अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के लेवल पे बात करनी होगी, उसके लिए मैं देखूंगी उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये हमको क्या दिखाता है, ये वाला जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये हमको दिखाता है सीक्वेंस, कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल एक ही अमाइनो एसिड है और एक ही अमाइनो एसिड है, जैसे कि मैंने बोला कि अमाइनो एसिड जॉइंट है, मैंने पहले भी बोला था कि अमाइनो एसिड सीक्वेंस में लगे हुए हैं, मतलब सीक्वेंस में जॉइन है। तो ये जो जॉइनिंग है ये किसी बॉन्ड के थ्रू होगी, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर से देखें, सबसे पहले हमको पता है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का दिखता है। ऊपर हाइड्रोजन, इस साइड अमाइनो ग्रुप, नीचे एक आर ग्रुप, और इधर एक कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ये लेट्स से ए अमाइनो एसिड था, और इधर एक अमाइनो एसिड है। इन दोनों को आपस में एक बॉन्ड बनाना है। ठीक है, ये आ जाता है मेरा अमाइनो एसिड ए, जिसका आर ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप है। दूसरा अमाइनो एसिड जो है उसका नाम मैंने दिया बी। बी में क्या है, इधर भी कार्बोक्सिल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, और साथ में एक आर ग्रुप है, आर प्राइम ग्रुप है। ठीक है, अब मेरे को ये देखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है दो अमाइनो एसिड्स के बीच में। तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। इस अमाइनो ग्रुप में क्या होता है, दो हाइड्रोजन है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो क्या होगा, इसको मैं इस तरह से ओपन करके लिख लेती हूँ। NH2 था तो मैंने इसको बॉन्ड्स की फॉर्म में दिखा दिया। उसी तरह इसको भी दिखाते हैं बॉन्ड्स की फॉर्म में, C डबल बॉन्ड O और OH। ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये हो गया अमाइनो ग्रुप। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या बनना है, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनना है। तो कैसे बनेगा, यहां से इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और इसका एक OH रिमूव हो जाएगा, और यहां से ये किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप और एडजेसेंट वाले का अमाइनो ग्रुप। इन दोनों के बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ से क्या रिमूव हो गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो यहाँ से रिमूव हो गया। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और इसी बॉन्ड को मैं क्या बोलती हूँ, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड या फिर अमाइड बॉन्ड होता है, ये कोवलेंट नेचर का बॉन्ड होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जिस तरह, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है कि एन टर्मिनल जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, और सी टर्मिनल जो होता है वो राइट साइड में होता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो था हमारा इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक प्रोटीन है, ये मेरे पास एक प्रोटीन है, ये मेरे पास एक प्रोटीन था। ठीक है, जैसे कि मैंने देखा कि लेफ्ट साइड में क्या बच जा रहा है, मेरे पास हमेशा अमाइनो ग्रुप रह जाएगा। तो लेफ्ट साइड में अमाइनो ग्रुप रह जाएगा, और राइट साइड में क्या रह जाएगा, हमेशा कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री रह जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। सो लेफ्ट साइड में हमेशा फ्री
ये क्या है, फ्री है, और यहाँ पर राइट साइड में फ्री क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये दोनों क्या है आपस में, सॉरी राइट और लेफ्ट में रिस्पेक्टिवली फ्री ग्रुप्स हैं, मतलब ये बॉन्ड नहीं बना रहे। तो इसलिए जहां पर अमाइनो ग्रुप फ्री है उस साइड को या उस एंड को, सॉरी एंड कहेंगे, उस एंड को, ये लेफ्ट एंड था, जिस एंड पर अमाइनो ग्रुप फ्री था उस एंड को मैंने बोल दिया एन टर्मिनल, और जिस एंड पर मेरा कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री था उस एंड को बोल दिया मैंने सी टर्मिनल, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये बना के देखा, हमने एक छोटा सा प्रोटीन लिया और उसमें राइट और लेफ्ट पोलैरिटी अगर आपको लिखनी है तो हमेशा आप लेफ्ट साइड में एन लिखेंगे और राइट साइड में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जो है हमारा प्रोटीन का, उसमें हमको पढ़ना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। दो तरह के हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिक्स होता है और दूसरा स्ट्रक्चर होता है हमारा बीटा प्लेटेड। तो सबसे पहले हमको देखना है अल्फा हेलिक्स के बारे में। अब अल्फा हेलिक्स किस तरह का दिखता है, जैसे कि मैंने पहले बना के दिखाया था, एक हेलिक्स की शेप का जो भी स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का, वो सब किस में आ जाते हैं, अल्फा हेलिक्स में आ जाते हैं। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूं, सो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक हेलिक्स था जो कि इस तरह से टर्न्स की फॉर्म में है, मतलब हेलिक्स की फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक टर्न की अगर मैं बात करूं तो एक टर्न के बीच की जो लेंथ है, पूरी लेंथ, मतलब ऊपर वाले से लेकर नीचे वाले जो पूरा एक टर्न है उसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, मेरी 5.4 एमस्ट्रॉन्ग आएगी। तो पूरी लेंथ क्या होती है एक टर्न की लेंथ आती है मेरी 5.4 एमस्ट्रॉन्ग। कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एक टर्न में, तो 3.6 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एक कंप्लीट टर्न में। वन कंप्लीट टर्न में कितने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, एक अमाइनो एसिड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3, और ये जो लास्ट वाला अमाइनो एसिड है इसका 0.6 पार्ट एक टर्न में आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड अल्फा हेलिक्स के केस में अमाइनो एसिड्स के बीच की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, 1.5 एमस्ट्रॉन्ग आएगी, जो मैंने यहाँ पे लिखी भी है कि दो अमाइनो एसिड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, 1.5 एमस्ट्रॉन्ग है। अब हमको पता है कि अमाइनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, और यहां पर इस सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड है, मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, प्लस पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड्स मिलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और अल्फा हेलिक्स में। कौन कौन से, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड जो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट है, और दूसरा आता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर स्टेबलाइजेशन। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं अल्फा हेलिक्स के, सो अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल है मेरा केराटिन प्रोटीन, जो कि हेयर्स में, नेल्स में, हूफ्स में, जो एनिमल्स होते हैं उनके हूफ्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, हॉर्न्स में प्रेजेंट होता है। दूसरा है मायोसिन। मायोसिन हमको हमारे जो मसल्स होती हैं, माइक्रोफिलामेंट वगैरह होता है, वहां पर हमको मायोसिन मिलता है। तीसरा जो आ जाता है मेरा ट्रोपोमायोसिन, ये भी हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट में इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है, बीटा प्लेटेड। सो नेक्स्ट टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है हमारा बीटा प्लेटेड। अब बीटा प्लेटेड है तो ये फर्दर दो तरह का मिलता है हमको, पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब पैरेलल और एंटी पैरेलल हमको पता है, पैरेलल का मतलब सेम पोलैरिटी और एंटी पैरेलल का मतलब डिफरेंट पोलैरिटी। और पोलैरिटी हम कैसे देख रहे थे, मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर में बताया था कि ये अगर कोई प्रोटीन है तो उसमें लेफ्ट साइड की पोलैरिटी, लेफ्ट साइड का जो एंड होगा वो एन टर्मिनल होगा और राइट साइड वाला होगा वो सी टर्मिनल होगा।
तो यहाँ पर कैसे देखेंगे, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इसका एंड टर्मिनल और इसका एंड टर्मिनल। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो प्रोटीन है, दोनों के जो टर्मिनल्स हैं वो सेम है। अगर दोनों, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो यहाँ पर पोलैरिटी कैसी आ जाती है मेरी, पैरेलल आ जाती है। दूसरा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एन टर्मिनल है और दूसरे वाले में यहाँ पर सी टर्मिनल प्रेजेंट है। उसी तरह इधर इसका सी है और इधर इसका एन है, तो ये क्या बनाता है, मेरा एंटी पैरेलल बनाता है। अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में क्या दिखता है, पैरेलल में पैरेलल जो मेरा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, ये मेरे को एक प्रोटीन में मिलता है, वो मिलता है मेरे को बीटा केराटिन में। जो बीटा केराटिन है वो रेप्टाइल्स के नेल्स पे प्रेजेंट होता है, और उस ये जो बीटा केराटिन है इसमें हमको पैरेलल स्ट्रक्चर मिलता है बीटा प्लेटेड का। उसी तरह एंटी पैरेलल की बात करें तो एंटी पैरेलल हमको कहाँ मिलता है, सिल्क फाइब्रोइन नाम के एक प्रोटीन में मिलता है एंटी पैरेलल। और यहाँ पर भी मैंने बताया था, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके साथ स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रक्चर को यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ये आ जाता है हमारा पूरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज टर्शियरी। बीटा प्लेटेड जो स्ट्रक्चर थे वो पढ़े थे। टर्शियरी में क्या होता है, फर्दर कॉइलिंग करवाई जाती है अपने प्रोटीन के, जो भी हमारे पास इस तरह का प्रोटीन था, इसमें बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो जाती है, तो ये क्या बना देता है, हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर बना देता है। अब ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा कॉइलिंग हो जाती है, तो ये हमको एक वुलन बॉल जैसे दिखाई देता है, कुछ इस तरह का। यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, मतलब कि मैंने बोला था प्रोटीन की एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर में प्रोटीन फंक्शनली एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे एंजाइम्स हैं वो हमको टर्शियरी फॉर्म में मिलते हैं। जो हमारा मायोग्लोबिन है जो मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, एक पिगमेंट होता है, तो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है मायोग्लोबिन, और ये भी हमारे किस फॉर्म में होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई टर्शियरी स्ट्रक्चर था, अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पर कितने टाइप्स के बॉन्ड आ जाएंगे। यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड पहले से था, दो अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड था। सेकेंड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अभी जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक नहीं कई सारे बॉन्ड आ जाएंगे, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, या फिर दूसरे टाइप का बॉन्ड है वॉन्डरवॉल्स इंटरेक्शन। और क्या हो सकता है यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक, डाइसल्फाइड, तो यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड और ऐड हो गए, आयनिक, वॉन्डरवॉल्स, हाइड्रोफोबिक, और डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इन सारे इंटरेक्शंस की वजह से इसमें फर्दर कॉइलिंग होने लगी, और कॉइलिंग होकर इसने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया, जिसे हम बोलते हैं वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, और इसी स्ट्रक्चर में प्रोटीन अपना फंक्शनली एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर है, लास्ट जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी की बात करें तो क्वाटरनरी में क्या होता है, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स अरेंज होती है, जैसे कि टर्शियरी में हमारा किस तरह से था, इस तरह से एक वुलन
आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन के पास क्या होती है, 4 यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, 4 टर्शियरी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। ये एग्जाम्पल आ जाता है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। तो ये हो गया हमारे सारे स्ट्रक्चर। अब कौन से स्ट्रक्चर में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, कौन से स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड था और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। सेकेंडरी में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड भी ऐड हो गया और टर्शियरी में फर्दर कॉइलिंग किसकी वजह से होने लगी, इन सारे बॉन्ड्स की वजह से। दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स, उन सबको पढ़ेंगे।